हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेस टेंसर के बारे में बता दिया, थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स भी पहले जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग किसी ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन करते हैं, और उसके साथ साथ जो हम लोग और जो डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं वो किस किस तरह से परफॉर्म की जाती है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं दैट इज थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस समझ आ गया है तो टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस समझना बहुत आसान है। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इसके प्रीवियसली जो हमने वीडियो किया हुआ है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक थ्री डायमेंशनल एलिमेंट लिया था और तीनों एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर लोडिंग थी आपकी। ठीक है, दैट इज तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये आपका थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर हो गया। अब अगर जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं, इसको वाई डायरेक्शन बोल देता हूं, इसको जेड डायरेक्शन बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी दो डायरेक्शन में प्रोमिनेंट है वैल्यू स्ट्रेस की, लेकिन किसी भी तीसरे डायरेक्शन में, लेट अस से आपके एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू प्रोमिनेंट है, आप उसको देख सकते हो, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इतनी वैल्यू है, यानी कि प्रोमिनेंट वैल्यू है। लेकिन जो थर्ड डायरेक्शन, लेट अस से जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है, इतनी कम है कि उसको नेग्लेक्ट आराम से किया जा सकता है, या फिर स्ट्रेस है ही नहीं। ठीक है, सो स्ट्रेस अलोंग द डायरेक्शन z इज आइदर नेग्लिजिबल और इट इज जीरो। सो इन दैट केस ये जो हमारा थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है दैट विल बी रिड्यूस्ड इनटू अ टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी जो थ्री डायमेंशन में है वो आ जाएगा टू डायमेंशन में और एक पर्टिकुलर प्लेन में आ जाएगा, यानी कि जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं एक्स एंड वाई प्लेन, क्योंकि z डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी स्ट्रेस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, उस वहां पर आप लोगों का जो एनालिसिस हो रहा है वो सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ठीक है, सिर्फ टू डायमेंशंस में यहां पर स्ट्रेसेस की एनालिसिस हो रही है, चाहे किसी भी तरह के स्ट्रेसेस यहां पर लग रहे हो। तो इसको यानी कि टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम लोग प्लेन स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। प्लेन स्ट्रेसेस, प्लेन स्ट्रेस क्या होता है इसको समझना जरूरी है। यहां पर प्लेन स्ट्रेस तब बोलते हैं जब जो स्ट्रेस लग रहा होगा एलिमेंट में वो किन्हीं भी दो डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहां पर एक्स और वाई होना जरूरी नहीं है, ये वाई और जेड में भी हो सकता है। जैसे कि इसको मैं ले लेता हूं, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, एंड जो एक्स डायरेक्शन है उस तरफ जो स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, ठीक है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा वाई है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा जेड है, दे आर प्रोमिनेंट, इनकी एक सर्टेन वैल्यू है दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, बट सिग्मा एक्स इज आइदर जीरो और सिग्मा एक्स इज वेरी स्मॉल, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इन दैट केस एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला स्ट्रेस है मैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ये बेसिकली दो डायमेंशंस में, दैट इज वाई डायरेक्शन एंड जेड डायमेंशन में सिमट के रह गया, है ना। तो ये इसको हम बोलेंगे प्लेन स्ट्रेसेस। तो प्लेन स्ट्रेसेस बेसिकली क्या आपके टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लेन स्ट्रेस हम तब बोलते हैं जब यहाँ पर जो तीसरा डायमेंशन कोई भी जो होगा उसके अलावा कोई भी स्ट्रेसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन स्ट्रेसेस। तो थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको क्लियर है तो वहां से आपको टू डायमेंशनल स्ट्रेस भी आसानी से समझ आ गया। ठीक है, आपने बस किसी भी एक डायरेक्शन में लगने वाला स्ट्रेस अगर आपने देखा कि नेग्लिजिबल है तो आपने उसको अवॉइड कर दिया, तो बचे सिर्फ दो डायमेंशन। ठीक है, सो उनका टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब जब दो डायमेंशन बस है तो वो किसको एक पर्टिकुलर प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स और वाई मिलकर के एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, अगर वाई और जेड है तो वाई जेड प्लेन बनाते हैं, जेड और एक्स है तो जेड एक्स प्लेन बनाते हैं। तो ये प्लेन में रिड्यूस हो जाता है, जैसे ही टू डायमेंशन की बात आती है तो प्लेन में रिड्यूस हो जाता है, दैट्स व्हाई उसको प्लेन स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे प्लेन स्ट्रेन। प्लेन स्ट्रेन, ठीक है, प्लेन स्ट्रेन जो है जब दो डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे, सिर्फ टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसके अलावा यानी कि जो भी दो डायमेंशन हमने लिए हैं, चाहे वो एक्स वाई डायरेक्शन हो चाहे वो वाई जेड डायरेक्शन हो, उन डायरेक्शन के अलाउंग जो स्ट्रेन्स मिलेंगे, ठीक है, दैट विल बी प्लेन स्ट्रेन्स। ठीक, नाउ
कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस की बात करते हैं हम लोग यहां पर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं कि क्या होगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में आपके पास जो आपने एलिमेंट लिया उस एलिमेंट में नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ साथ शियर स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, से समझ आ गए हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस समझ आ गए, हमको समझ आ गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हम कब बोल देते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस। ठीक है, प्लेन स्ट्रेसेस ही है वो। बस यहां पर आपको ये समझ जाना है कि कॉम्प्लेक्स जब मैं बोलता हूं तो स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद रखना कि नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ साथ शियर स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रहे होंगे। तो अब हमको देखना है कि किस तरह से हम लोग इनको एनालाइज करते हैं, किस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाना है, ये मालूम होना जरूरी है। तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल मैं प्लेन स्ट्रेस की बात करता हूं। सिंपल यहां पर प्लेन स्ट्रेस ले लेते हैं, प्लेन स्ट्रेस ले लेते हैं, प्लेन स्ट्रेसेस यानी कि 2 डायमेंशनल लोडिंग ले लेते हैं। और हमेशा हम लोग जनरली 2 डायमेंशनल की ही कंसिडरेशन करेंगे। ठीक है, पूरी जो स्टडी है वो 2 डायमेंशनल में ही यहां पर होगी। नाउ फिलहाल के लिए मैं कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस नहीं लेता हूं 2 डायमेंशन में, तो मैं ले लेता हूं दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई। ओके, नाउ प्लेन स्ट्रेसेस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइक स्ट्रेसेस, ठीक है, और दूसरा हो सकता है अनलाइक स्ट्रेसेस। ठीक है, लाइक स्ट्रेसेस एंड अनलाइक स्ट्रेसेस। लाइक स्ट्रेसेस एंड अनलाइक स्ट्रेसेस क्या होता है इसको समझते हैं। अगर जो 2 स्ट्रेसेस लग रहे हैं, जो 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस आप देख रहे हैं यहां पर, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, नॉट शियर स्ट्रेस। ओके, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं यहां पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, इनका नेचर अगर सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों टेंसाइल है, ये भी स्ट्रेच करेगा, ये भी स्ट्रेच करेगा। तो अगर दोनों का नेचर सेम हो, दैट इज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर सेम इन नेचर, तो उसको मैं बोलूंगा लाइक स्ट्रेसेस, एक जैसे स्ट्रेसेस। ठीक है, और अनलाइक में क्या होगा? अनलाइक में हो जाएगा एक स्ट्रेस जो होगा किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं सिग्मा एक्स, ये टेंसाइल है, तो दूसरा उसके अपोजिट होगा, ये हो गया कंप्रेसिव। सिग्मा वाई यहां पर आप कंप्रेसिव देख सकते हैं। तो ऐसा केस जब जो दोनों स्ट्रेसेस है, वन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड सेकंड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, दोनों का नेचर एक दूसरे से अलग हो, एक टेंसाइल होगा तो दूसरा कंप्रेसिव हो, ऐसे केसेस में मैं बोलूंगा उसको अनलाइक स्ट्रेसेस। दैट इज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर डिफरेंट इन नेचर, दोनों का नेचर डिफरेंट होगा। तो यहां सिर्फ नेचर की बात करनी है, टेंसाइल, और नेचर से मेरा मतलब होगा टेंसाइल और कंप्रेसिव। यहां पर मैग्नीट्यूड वगैरह की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइक स्ट्रेसेस, अनलाइक स्ट्रेसेस। सो डिफरेंट जो नॉमेनक्लेचर है जो हम लोग रिफर करेंगे यहां पर, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। प्लेन स्ट्रेसेस क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें सेम है, कौन कौन एक जैसी चीज है और कौन कौन डिफरेंट चीजें हैं, वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग अलग अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी हम लोग यहाँ पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस देख रहे हैं, इनको एनालाइज करने का आपके पास 2 तरीका होगा। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, एनालिसिस ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, चाहे कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, चाहे आपका यहाँ पर लाइक स्ट्रेसेस हो, चाहे अनलाइक स्ट्रेसेस हो, कोई भी कंडीशन हो, आपके पास एनालिसिस करने के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका आपके पास होगा मैथमेटिकल फॉर्मूलों से बना हुआ। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। एंड सेकंड मेथड होगा आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग बेसिकली डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग इसके स्टेट ऑफ स्ट्रेस को सिंप्लीफाई करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसका यूज किया जाता है अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा होता है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम लोग मोहर सर्कल के नाम से भी जानते हैं, मोहर्स सर्कल। तो मोहर्स सर्कल जो है, मोहर सर्कल एक ग्राफिकल अप्रोच होता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लोग डिफरेंट प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है, ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हम लोग को फाइंड आउट करनी होती है। वो सारी चीजें हम लोग
एक सर्कल प्लॉट करके, दैट इज अ ग्राफ बेसिकली, उसको प्लॉट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और एनालिटिकल मेथड में सारी चीजें, वही चीजें जो इसमें फाइंड आउट होंगी वो इसमें भी फाइंड आउट होंगी, बस यहां पर हम लोग फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में एनालिटिकल मेथड के बारे में। तो एनालिटिकल मेथड देखते हैं हम लोग। एनालिटिकल मेथड को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स डायरेक्शन में लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, ठीक है। वाई डायरेक्शन लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई है। देन यहाँ पर एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन लगने वाला जो शियर स्ट्रेस है, दिस इज टाउ एक्स वाई एंड दिस विल बी टाउ वाई एक्स, ओके। नाउ किसी ऑब्लिक प्लेन पे जो कि यहाँ से थीटा डिग्री पे मौजूद है, इस पे अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस निकालने हैं तो क्या क्या फॉर्मूले होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ अलग से। तो ये जो मैंने सेक्शन काटा है यहाँ पर, यानी कि जो प्लेन काटा है जो कि इस प्लेन से थीटा डिग्री पर है, ठीक है, उस पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। सो दिस इज थीटा डिग्री। नाउ इस पर लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस ये मुझे फाइंड आउट करना है, सिग्मा एंड, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ, दिस इज टाउ, ओके, दिस इज टाउ एक्स वाई, यहाँ पर लग रहा है टाउ वाई एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एक्स। तो इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक है। अब पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, देन जो भी उसमें चीजें हमको केयर करनी है उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसको सिग्मा एन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा थीटा, दैट इज थीटा डिग्री पे जो प्लेन है उस पे मौजूद नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 theta. So this is the formula for calculating the normal stress at an oblique plane which is placed at a location of theta degree, ठीक है। अब ये थीटा डिग्री कहां से नापना है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा डिग्री हम लोग कभी भी लेंगे, किसी भी ऑब्लिक प्लेन की जो लोकेशन लेंगे उसके लिए हमको हमेशा एक रेफरेंस प्लेन चाहिए होगा। रेफरेंस प्लेन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको मैं ए नाम देता हूं, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको मैं बी नाम दे देता हूं, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन को हम लोग हमेशा लेंगे हमारा रेफरेंस प्लेन, दिस इज अवर रेफरेंस प्लेन। इसके रिस्पेक्ट में ही मैं थीटा को मेजर करूंगा, ठीक है। देन इस ऑब्लिक प्लेन पे मैं देखता हूं शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन ये होगा टाउ, और इसको लिख सकता हूं टाउ थीटा, दैट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन। इसका फॉर्मूला होगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ ये कुछ डिफरेंट साइन कन्वेंशन के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये फॉर्मूले आपको दिखेंगे, ठीक है, लेकिन सभी से आंसर सेम आता है, ठीक है। अलग अलग बुक का अपना साइन कन्वेंशन होता है, उस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं वो लोग, और उसके बेसिस पे ये फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव किए जाते हैं। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो मेरे जो मैं साइन कन्वेंशन अडॉप्ट करूंगा उसके बेस पर ही है, ठीक है। तो वो जो मैं साइन कन्वेंशन यूज करने वाला हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सारे साइन कन्वेंशन आपको यूज करने होंगे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मेजॉरिटी ऑफ बुक में मिलेगा, इसलिए मैं जनरली ये जो फॉर्मुलेज हैं ये मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा। इसके साथ आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। तो अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, देन आगे और जो फॉर्मूले हैं वो सब देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूंगा थीटा को पॉजिटिव, इफ थीटा को पॉजिटिव लेना है, फर्स्ट साइन कन्वेंशन हम लोग थीटा के अबाउट देख लेते हैं, थीटा के लिए क्या क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां जो इक्वेशन आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन में दो चीजें तो बहुत ऑब्वियस है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को देखते हैं सबसे पहले। अगर तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, हम यूनिट 1 से जानते हैं, मॉड्यूल नंबर 1 से जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का जो साइन कन्वेंशन है वो हमें ऑब्वियस है, दैट सिग्मा एक्स पॉजिटिव होगा, सिग्मा एक्स पॉजिटिव होगा फॉर टेंसाइल
एंड निगेटिव होगा फॉर कंप्रेसिव, ठीक है। सेम सिग्मा वाई भी यही चीज फॉलो करेगा। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं दो जो टर्म है, दैट इज टाउ, दैट इज शियर स्ट्रेस, एंड थीटा, दैट इज द लोकेशन। ये अगर आप लोग प्लस माइनस में अगर यहां पर आप लोग चेंजेस करते हो तो इक्वेशन से आने वाला आंसर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एकदम साइन कन्वेंशन की केयर करनी है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा था थीटा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। तो थीटा को मैं पॉजिटिव लूंगा, थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ measured clockwise from A, that is vertical plane, ठीक है। कुछ बुक्स पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी डिफरेंस मान के चलता है, सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि ने बताया अलग अलग बुक्स का, अलग अलग टीचर्स का अपना अलग अलग साइन कन्वेंशन होता है। एवरीथिंग इज करेक्ट एज लॉन्ग एज आपका ग्राफिकल और आपका एनालिटिकल मेथड सेम आंसर दे रहा है, तब तक दोनों मेथड वहां पर करेक्ट है। आपके आंसर्स करेक्ट आने चाहिए। ऐसा कोई एक मेथड सही है दूसरा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो यहां पर मैंने लिखा clockwise, measured clockwise from A, that is vertical plane, will be taken as positive, and if it is given in the anti-clockwise direction, ठीक है, तो निगेटिव लेंगे हम लोग if anti-clockwise from A, that is vertical plane। वर्टिकल प्लेन से अगर ये हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा तो हम उसको लेंगे निगेटिव। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई डायग्राम नहीं दी, जैसे आपके सामने यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहां से आप, अभी मैंने बताया नहीं कि कैसे जज करना है, देखेंगे उसको, बट आप यहां से देख के जज कर सकते हैं कि थीटा क्लॉकवाइज लिया गया है या एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ स्टेटमेंट हो, यानी कि बोल दिया कि एन ऑब्लिक प्लेन इज एट 30 डिग्री, सपोज इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? सो 30 डिग्री, वहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को 30 गिवन है, ना कि -30 गिवन है। तो जो आपको क्वेश्चन क्योंकि 30 गिवन है उसका +30 लिख सकते हो, +30 लिख सकते हो, तो आपको वहां पर उसको क्लॉकवाइज एज्यूम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अब इसको देखते हैं कि इसको ऑब्जर्व कैसे करना है डायग्राम में। जैसे कि ये आपको सपोज क्वेश्चन फिगर है, तो आप क्या कीजिए, आप देख सकते हैं कि अगर मैं थीटा यहां पर मेजर किया हूं और ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, तो प्लेन ए से करंट लोकेशन पर आने के लिए मुझे कैसा मूव करना होगा? मुझे मूव करना होगा क्लॉकवाइज सेंस में, लाइक दिस। अगर मैं इसको इनिशियली जो ओरिजिन है, जो रेफरेंस है, वहां पर इस प्लेन को सेट कर दूं, देन करंट लोकेशन पे आऊं, सो आई हैव टू रोटेट माई सेल्फ इन अ क्लॉकवाइज मैनर। ये क्लॉकवाइज मैनर पे इसको रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो थीटा है उसको ए से इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्लॉकवाइज सेंस में नापा गया है, ठीक है। इसके अपोजिट अगर आप ऐसा कुछ डायग्राम देखते हो लाइक दिस, योर एलिमेंट इज, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, ओके। नाउ ये कोई आपको ऑब्लिक प्लेन दिया है, दिस इज योर ऑब्लिक प्लेन, तो आप देखोगे इस करंट लोकेशन पे जाने के लिए, थीटा की इस करंट वैल्यू पे जाने के लिए आप जो रेफरेंस प्लेन है आपका ए, यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, लाइक दिस। अगर आपका ये रेफरेंस है तो करंट लोकेशन पे मूव करने के लिए यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या करना है, ये पता चलने के बाद क्या करना है आपको? जैसे ही पता चला कि जो क्वेश्चन में आपको फिगर, जो क्वेश्चन में आपको ऑब्लिक प्लेन गिवन है, वो ऑब्लिक प्लेन रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज में है, तो मैं उसको पहली चीज तो निगेटिव लूंगा। और जब पता चल गया कि निगेटिव है, तो ये जो फॉर्मूले हैं, जहां जहां भी थीटा आ रहा है, उस थीटा की जगह आपको -थीटा पुट करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, पुट थीटा इक्वल टू -थीटा in all formulas or formulae for calculation if theta is anti-clockwise from A। अब जब भी मैं A बोलूंगा तो आपको यहां समझ जाना है कि मैं वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थीटा का साइन कन्वेंशन हो गया। देन वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज shear stress टाउ एक्स वाई। अब देखिए हमें यहां पर सवाल उठ रहा होगा मन में कि सर ने टाउ एक्स वाई ही क्यों लिया? टाउ एक्स वाई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा रेफरेंस प्लेन कौन है? मेरा रेफरेंस प्लेन है ए है आपका वर्टिकल प्लेन, और अगर और अच्छे से बोलूं तो बेसिकली ये है एक्स प्लेन, ठीक है।
एक्स प्लेन है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, प्लेन ए है। तो प्लेन ए जो है वो मेरा रिफरेंस प्लेन है, तो रिफरेंस प्लेन पर ही मैं देखूंगा कि कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, तो रिफरेंस प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस की वैल्यू को ही और उसके ही डायरेक्शन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये रिफरेंस प्लेन है, दैट्स वाई इस पे लगने वाले शेयर स्ट्रेस की बात करूंगा, और इस पे लगने वाला शेयर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई। अब अगर टाउ एक्स वाई आप देख सकते हैं इस वर्टिकल प्लेन पे लग रहा है, ये भी टाउ एक्स वाई है, ये भी टाउ एक्स वाई ही है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे ही है ये भी, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई का मैं एक सिंपल डायग्राम बना देता हूं। यहां पर देख सकते हैं जो अभी करंट डायग्राम है उसके हिसाब से मैंने टाउ एक्स वाई बना दिया। सो दिस इज टाउ एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं ये वर्टिकल प्लेन पे लगने वाला जो शियर स्ट्रेस है दैट इज टाउ एक्स वाई, वो हमारे इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक रोटेशन दे रहा है, सेंस दे रहा है ये रोटेशन का इन अ क्लॉकवाइज मैनर। तो ऐसे शियर स्ट्रेस जो कि यहां पर क्लॉकवाइज लग रहे होंगे उसको मैं लूंगा पॉजिटिव, ठीक है। सो take tau xy as positive if giving a clockwise rotation अगर दे रहे होंगे तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा और टाउ एक्स वाई को मैं निगेटिव ले लूंगा इफ वो वर्टिकल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज दे देंगे, इफ दे आर एंटी क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा है, देखिए सेम इसी चीज को मैं दूसरे फॉर्म में डिकोड कर देता हूं। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ठीक है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। नाउ these are the shear stresses and their direction. This is tau xy. Now left to right, अगर आप left to right जा रहे हैं, अगर आप एलिमेंट को left to right जा करके देख रहे हैं, like this, ऐसा जा करके देख रहे हैं, आप इस तरफ से इस तरफ चलना चालू कर रहे हैं, तो आप देखते हैं लेफ्ट टू राइट जो shear stress है ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ठीक है। या फिर अगर आप राइट टू लेफ्ट जाए, यानी कि इस तरफ जाए, राइट टू लेफ्ट आप जाए तो देख रहे हैं डाउनवर्ड, या फिर आप लोग जाए राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, तो दोनों केस में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। दिस इज अ वर्टिकल प्लेन में आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप राइट टू लेफ्ट देख रहे हो जाकर के, आप देख रहे हो कि राइट वाले प्लेन में जो शियर स्ट्रेस है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो आप उसको नो डाउट पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये अगर कंडीशन मिलती है दैट इज लेफ्ट टू राइट अपवर्ड और राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, सो दैट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बेसिकली मैं इसी जो रोटेशन के फॉर्म में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा उसी को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, कोई खास डिफरेंस यहां पर नहीं है। आपको जिसमें भी कन्वीनियंस फील हो रहा है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस हैं दे आर गिविंग अ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले सेंस से भी आप देख सकते हैं डेफिनेटली इसको मैं क्या पुट करूंगा, निगेटिव लूंगा इसको, दिस विल बी निगेटिव। अगर आपको लेफ्ट राइट वाले सेंस में देखना है तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको दिख रहा है तो जो लेफ्ट टू राइट जाने पे ये वाला जो शियर स्ट्रेस है आपको कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड दिखा आपको, लेफ्ट टू राइट जो फेस पड़ा फर्स्ट नंबर का उस पे स्ट्रेस आपको डाउनवर्ड दिखा, या अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओ तो अपवर्ड दिखा। राइट टू लेफ्ट जाने पे अब अपवर्ड, देखिए पहले डाउनवर्ड और पॉजिटिव लिया था तो अब राइट टू लेफ्ट जाने पे मैं देख रहा हूं अपवर्ड मिल रहा है, तो अपवर्ड वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। सो ये जो दोनों सेट मिल रहे हैं दैट इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड और राइट टू लेफ्ट अपवर्ड, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सो दीज आर दी साइन कन्वेंशन। अब पता चल गया जैसे ही कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि चाहे आप इससे जज करो चाहे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देख करके जज करो, एक बार आपको पता चल गया कि शियर स्ट्रेस आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो यहां पर प्लस टाउ एक्स वाई पुट करेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो इस इक्वेशंस में जो इक्वेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने, इन इक्वेशन में आप टाउ एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है। सो इफ tau xy is anti-clockwise from A, put minus tau xy in above equations.
तो इन इक्वेशंस का यूज करने से पहले आपको टाउ एक्स वाई की वैल्यू की जगह माइनस टाउ एक्स वाई पुट करना होगा। तो अब आपका सवाल होगा कि किस तरह से हम लोग जो आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम्स है उसमें मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम मॉस पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, वो मैक्सिमम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डायग्राम या स्टेटमेंट जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसको देखते ही सारे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए वैल्यूज यहां पर लिख लो। जैसे कि मैं यहां पर डायग्राम बनाया हूं आपके लिए, एक डायग्राम बना लेते हैं, कुछ नया डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस से इस तरफ स्ट्रेस लग रहा है, दिस इज 50 मेगा पास्कल, ठीक है। देन यहां पर स्ट्रेस लग रहा है 30 मेगा पास्कल। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें समझ आ जाए हमको। This is 25 megapascal. Then oblique plane is 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर आपको डिफरेंट चीजें पूछा हुआ है, तो उसको बाद में आपको सॉल्व करना है। पहले ये देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है और उसकी वैल्यूज आप गिवन में ही लिख लो, स्टार्टिंग ही नोट डाउन कर लो ताकि आगे कोई गलती नहीं हो। तो यहां से हम लोग ऑब्जर्व करके वैल्यूज लिखते जाते हैं। यहाँ 4 वैल्यूज, डायग्राम में हमेशा आपको 4 या एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन दी होगी। 4 मतलब कौन कौन से? सिग्मा एक्स दैट इज 1, सिग्मा वाई नंबर 2, नंबर 3 टाउ एक्स वाई एंड नंबर 4 थीटा। हो सकता है थीटा ना दिया हो आपको, यानी कि ऑब्लिक प्लेन की बात ना कर रहा हो क्वेश्चन पे, तो 3 तो देगा आपको एटलीस्ट, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यहां देख सकते हैं आप, टेंसाइल है, तो इसको मैं ले लूंगा प्लस 50 मेगा पास्कल, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। देन सिग्मा वाई आप देख सकते हैं कंप्रेसिव है, तो दैट विल बी माइनस 30 मेगा पास्कल। हाँ, अगर पॉजिटिव है तो सामने प्लस लिखने की कोई खास नीड नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है टाउ एक्स वाई देखिए आप, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, दैट इज योर रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन पे आप देखेंगे कि ये जो शियर स्ट्रेस है वर्टिकल प्लेन में लगने वाले, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली निगेटिव होगा। दूसरा तरीका जो मैंने बताया राइट टू लेफ्ट चलने का, राइट टू लेफ्ट जाकर के देख सकते हैं आप लोग, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट अपवर्ड आपका होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड है 25 मेगा पास्कल, 25 मेगा पास्कल, ये हो गया यहां पर, ठीक है। देन थीटा, लास्ट थीटा देखेंगे आप रेफरेंस प्लेन से, अगर हम लोग 45 डिग्री मेजर किए हैं, सो ए से 45 जाने के लिए आप लोगों ने क्लॉकवाइज मोशन किया, यानी कि जो एंगल 45 डिग्री नापा गया है वो ए से क्लॉकवाइज मैनर में नापा गया है, तो मैं इसको प्लस 45 डिग्री यूज करूंगा, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज जो सिग्मा एन और टाउ का फॉर्मूला है, आप उसमें पुट करके करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हो इन एनी ऑब्लिक प्लेन। सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमने देखी किसी ऑब्लिक प्लेन में होती है सिग्मा एन और सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है। देन किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर अगर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ और टाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। देन मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर थीटा और टाउ एक्स वाई के लिए एंड सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के लिए आपको क्या क्या साइन कन्वेंशंस यूज करने हैं, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग इसकी ब्रीफिंग भी ले लेंगे ताकि हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आ जाए। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन, कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किसी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में प्रिंसिपल प्लेन जो है वो कहाँ है। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन देखते हैं, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। अब इस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन आपके पास यहां पर ये होता है कि प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। अब मैंने यहां पर शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन दैट इज एनी ऑब्लिक प्लेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल प्लेन इज बेसिकली एन ऑब्लिक प्लेन एट विच द शियर स्ट्रेस इज 0। सो ये ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं, इसको 0 के इक्वेट कर दूं, यानी कि ये जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो अगर 0 हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे थीटा की एक वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट थीटा विल रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ प्रिंसिपल प्लेन। सो
जो टाउ की वैल्यू है उसको उस इक्वेशन में 0 पुट कर देते, टाउ इक्वल टू 0 पुट करने के बाद मिलेगा आपको 0 इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ओके, देन इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये मिल जाएगा मुझे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, नाउ आगे सॉल्व करते हैं, मिलेगा हमको साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा विल इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये मिल जाएगा हमको tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सो यहां से लिख सकता हूं मैं थीटा इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये थीटा की वो वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0, यानी कि इस लोकेशन पे मौजूद जो ऑब्लिक प्लेन है उस ऑब्लिक प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमको 0 मिल रही है। तो ये लोकेशन है एक प्रिंसिपल प्लेन की, और इसको बाकी ऑब्लिक प्लेन से अलग दिखाने के लिए यहां पर मैं थीटा पी लिखूंगा। सो थीटा पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. This is the location of principal plane. Location of principal plane. ओके, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, तो ये क्या होता है? तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, हमने देखा कि जो प्रिंसिपल प्लेन था, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ की वैल्यू 0 मिल रही थी, और जो प्रिंसिपल प्लेन होता है दैट इज लोकेटेड एट थीटा पी। थीटा पी लोकेशन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा एन, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, उससे ज्यादा कोई भी यहां पर वैल्यू हमारी नहीं होगी स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस में। ठीक है, सो एट थीटा पी, यहां नोट कर सकते हैं आप, एट थीटा इक्वल टू थीटा पी, दो वैल्यू मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, मैंने बताया था जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहां से सॉल्यूशन मिल रहा है, आपने जो फॉर्मूला लिखा है थीटा पी इक्वल टू हाफ tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉपर एक वैल्यू मिलेगी। थीटा पी की वैल्यू लेटर से यहां पर आपको मिल रहा है थीटा पी 1, ये आपको एक वैल्यू मिली, फर्स्ट वैल्यू। देन सेकंड प्लेन जो होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया यहां पर हमेशा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे, सो सेकंड प्लेन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा पी 1 प्लस 90 डिग्री। उस पे 90 डिग्री से वो उससे ज्यादा डिग्री पे होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या है, 90 डिग्री पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट प्लेन है, ये आपका रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन से ही हम लोकेशन फाइंड आउट किए। तो जो फर्स्ट प्लेन था उसके लिए मुझे मिला थीटा पी 1, ये मुझे मिला। सेकंड प्लेन जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो लोकेशन होगी दैट विल बी योर थीटा पी 2। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा पी 1 प्लस 90 डिग्री, तो मुझे थीटा पी 2 यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्रिंसिपल प्लेन्स को सॉल्व कर सकता हूं। सिमिलरली यहां पर हमारा एक और प्लेन होगा, बट यहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन, ये कोई प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल प्लेन होगा तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि जो शियर स्ट्रेस है उसको 0 होना पड़ेगा, बट यहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। सो हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं और थीटा की वो वैल्यू निकालूंगा जिस पर ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा डी टाउ बाई डी थीटा इक्वल टू 0, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सिंपल जो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने का जो कंसेप्ट है उसको इंप्लीमेंट करके यहां पर मैं जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस है एट विच प्लेन वो फाइंड कर लूंगा। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस आगे मिलेगा माइनस 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, टाउ को मैंने थीटा के साथ में डिफरेंशिएट किया, तो ये मुझे इक्वेशन अभी मिल रहा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो आगे सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, तो ये मिल जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
इंटू 2 कॉस 2 थीटा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, देन इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन माइनस 2 टाउ एक्स वाई। साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, दिस विल बी tan 2 थीटा, that will be equal to sigma x minus sigma y upon minus 2 tau xy। ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू मिल रही है, that is half tan इनवर्स माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 tau xy। ठीक है, देख सकते हैं ये जस्ट अपोजिट दिख रहा है थीटा पी के, जो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे उसके जस्ट अपोजिट दिख रहा है। नाउ थीटा की इस वैल्यू पे, एट दिस वैल्यू ऑफ थीटा टाउ इज मैक्सिमम, एट दिस वैल्यू ऑफ थीटा टाउ इज मैक्सिमम। तो इसको अलग तरीके से डिनोट करने के लिए ऐसा लोकेशन, ऐसा प्लेन जिसपे टाउ मैक्स मिल रहा है, वहां पर थीटा में लिखूंगा थीटा इक्वल टू फाई। तो इस प्लेन को मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। सो फाई दैट इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस, मैक्सिमम shear स्ट्रेस। ये लिखूंगा मैं हाफ tan इनवर्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। ओके, सो दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस। तो हमको यहाँ पर अब 4 फॉर्मूले हो चुके हैं टोटल। एक है आपका नॉर्मल स्ट्रेस का, एक shear स्ट्रेस का, एक प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन का, एंड एक प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस का। ठीक है, नाउ देखते हैं फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सिग्मा 1, 2 क्या है, देखिए यहाँ पर बीच में आप प्लस माइनस का सिंबल देख रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर आप कोई एक साइन यूज करेंगे, सपोज आप पहले प्लस यूज करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, सेकंड टाइम में आप माइनस यूज करोगे आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी। सिग्मा 1 का मतलब होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 होता है आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा 2। तो मैंने बताया है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इन द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो यहां पर एक बार आपको प्लस साइन यूज करना है, एक बार आपको माइनस साइन यूज करना है, और आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर एक चीज की बहुत आपको केयर करनी होगी। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करने पे आपको हो सकता है कोई पॉजिटिव मिले, कोई नेगेटिव मिले। ठीक है, यहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, वो वैल्यू इसको डिसाइड करेंगे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो सिर्फ यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे। जैसे कि सपोज आपको अभी समझ नहीं आया, जैसे तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे सिग्मा 1, 2 इसको आप सॉल्व करते, कोई इक्वेशन मिलता है आपको, लेटर से 75 प्लस माइनस 13। ठीक है, 75 प्लस माइनस 13 ये मिलता है आपको। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस 13 दैट इज 88 आपको मिलेगा। और दूसरे बार लिखेंगे 75 माइनस 13, ये मिल जाएगा आपको 62। ठीक है, ये मिल जाएगा 62। तो देख सकते हैं साफ साफ मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, 88 का बड़ा है, 88 बड़ा है और 62 छोटा है। सो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो होती है आपकी मेजर, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 और ये हो जाएगा सिग्मा 2। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि अब यहां पर ये हो जाए माइनस 75 प्लस माइनस 13। ठीक है, ये मिल रहा है आपको सिग्मा 1, 2 का वैल्यू। तो एक बार आप पहले प्लस लीजिए, तो प्लस ले लेते हैं जैसे हम लोग बीच में, तो ये हो जाएगा माइनस 75 प्लस 13, तो ये मिलेगा माइनस 62। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। एक बार जब मैं निगेटिव ले लूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 75 माइनस 13, तो यहां मुझे मिलेगा माइनस 88। तो इस केस में यहां मैथ्स का जो नंबर थ्योरी होता है उसका कंसेप्ट नहीं लगाना है, यानी कि
जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी नेगेटिव में ये वो छोटी होगी, जैसे कि -88 छोटी वैल्यू दिखती है मैथमेटिकली, और 62 -62 बड़ी वैल्यू दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ जो माइनस है ये कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं दिखा रहा है, माइनस उसका सेंस बता रहा है। माइनस का मतलब यहाँ पर कंप्रेशन है, ये जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है बता रहा है माइनस सिंबल। तो हम लोगों को उसका नेचर यानी कि उसका जो सामने माइनस साइन आ रहा है उसको नहीं देखना है, मैंने बताया सिर्फ मैग्नीट्यूड का ध्यान देना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो 80 -88 जो है वो बड़ा है, तो इस केस में सिग्मा 1 हो जाएगा -88, यानी कि इसको लिख सकता हूं 88 जो भी यूनिट होगा 88 यूनिट्स कंप्रेसिव, ये आपका होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये छोटा है दैट्स वाई ये होगा सिग्मा 2 दैट इज 62 यूनिट्स, ये भी कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव, एंड दिस विल बी द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। So these are the formula which is used for solving questions using analytical methods. सो आई होप आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए, जो साइन कन्वेंशंस बताए, आप उनका ख्याल रखते हुए न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बिल्कुल परफेक्शन मिलेगा आपके मेथड्स में, ठीक है। इसके बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिसके बाद ये जो कंसेप्ट्स हैं इनका किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारा आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में जो आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाएं। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।